भीषण तथा धमघोटू गर्मी के शुरू में मेरठ में 10 मई को विद्रोह की आग भड़क उठी। सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों को गोलियों से भून डाला। शहर में लूटपाट और दंगा फसाद हो रहा था। जेल के ताले तोड़ दिए गए तथा हथियारों से लैस अपराधियों ने शहर और छावनी में रह रहे अंग्रेज परिवारों पर हमला कर दिया। घरों में आग लगा दी तथा उनमें रह रहे लोगों का कांत कर दिया। कई विद्रोही टुकड़ियां अपने इकट्ठे होने वाले मुख्य स्थल दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। वहां पर शांतिप्रिय कविता प्रेमी शहंशाह बहादुर शाह को अचानक विद्रोहियों का सरगना बनना पड़ा। काफी देर से शिमला में रुके हुए ब्रिटिश सैनिक अब दिल्ली के लंबे सफर पर रवाना हो गए। लेकिन इसी बीच विद्रोह की आग दूसरे शहरों में भी फैल चुकी थी। 30 मई को दिल्ली से 250 मील पूर्व स्थित शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बहुत ही हलचल, हंगामा और उत्तेजना थी। छावनी में एंग्लो इंडियन रेडमैन परिवार के बंगले में रात के समय आग लगा दी गई। रेडमैन परिवार किसी प्रकार भाग निकलने में सफल हो गया, लेकिन उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया गया अथवा तोड़ फोड़ दिया गया। उस रात एक जानी पहचानी शक्ल को वहां पर घूमते देखा गया। रोहिला पठान जावेद खान, जिसको शहर के सब लोग जानते थे, को अनजानी संदेह में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। शाहजहांपुर के बाजार में जावेद खान का दबदबा था। ऊंचा इनाम मिलने पर वह किसी भी खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए मशहूर था। अपराध के सिलसिले में वह कई बार अदालत में पेश हो चुका था, परंतु जावेद अंग्रेजी कानून से वाकिफ था। उसने मजिस्ट्रेट को अदालत में गवाह पेश करने की चुनौती दी। जल रहे बंगले में जो आदमी घूमते हुए देखा गया था, किसी ने भी उसको उस रूप में नहीं पहचाना। गवाह पेश होने तक मुकदमे की तारीख बढ़ा दी गई। अदालत से बाहर निकलते वक्त यह जान पाना मुश्किल था कि पुलिस उसकी रक्षा कर रही थी या फिर वह पुलिस की रक्षा कर रहा था। अदालत से बाहर आने के बाद वह मिस्टर मजिस्ट्रेट रिकटस के सामने तिरस्कृत भाव से झुका और कहा, कल मेरे गवाह पेश होंगे, भले ही तुम्हारे ना हो। रेडमैन के बंगले में आग लग जाने के बाद शाहजहांपुर का छोटा सा अंग्रेजी समुदाय आने वाले खतरे के प्रति सचेत नहीं हुआ। मेरठ बहुत दूर था और छोटे से स्थानीय अखबार मुफसिलाइट में लड़ाई झगड़ों के बारे में बहुत कम खबरें छपती थीं। सैनिक अधिकारी किसी असामान्य घटना के प्रति आशंकित हुए बिना अपने दौरों पर तथा सामान्य कर्मचारी अपने दफ्तरों में जा रहे थे। शाम के समय वे हमेशा किसी स्थान पर खाने पीने, नृत्य करने के लिए इकट्ठे होते थे। 30 मई को डॉक्टर बाउलिंग के घर पर पार्टी का आयोजन था। उनके घर के ड्राइंग रूम में लेफ्टिनेंट स्कॉट गिटार बजा रहे थे और मिसेस बाउलिंग एक रोमांटिक गीत गा रही थी। 4 सैनिक अधिकारी ताश खेल रहे थे, जबकि मिसेज रिकटस और मिसेज जोकिंस, कलेक्टर तथा कैप्टन जेम्स एक्सा विस्की पीते हुए मौसम के बारे में चर्चा कर रहे थे। केवल लेबेडोर परिवार खतरे के प्रति आशंकित था। वह पार्टी में उपस्थित नहीं था। मिस्टर लेबेडोर 42 साल के, उनकी पत्नी 38 साल की थी। उनकी बेटी घने काले बालों तथा गहरी चमकीली आंखों वाली प्यारी लड़की थी। 15 दिन पहले ही उसने फतेहगढ़ का मिसेस सिल्ड का स्कूल छोड़ा था, क्योंकि उसकी मां के विचार में वह घर पर ज्यादा सुरक्षित थी। मिसेस लेबेडोर के पिता एक साहसी फ्रेंच व्यक्ति थे। उन्होंने मराठा सेना में काम किया था। उनकी मां रामपुर के मशहूर परिवार से संबंध रखती थी। उसका नाम मरियम था। उसका तथा उसके भाइयों का पालन पोषण ईसाई धर्म के अनुरूप था।
18 साल की उम्र में उसने शांत विनम्र स्वभाव में मिस्टर लेबडूर से विवाह कर लिया। वे मजिस्ट्रेट के दफ्तर में क्लर्क थे। वे जर्सी के एक व्यापारी के पोते थे। उनका मूल जर्सी नाम लबाडू था। छावनी की ज्यादातर अंग्रेज महिलाएं नौकरों के साथ बात करने में अपमानित महसूस करती थी। इसके विपरीत मरियम लेबडूर, जो घर से बाहर कम निकलती थी, उनको उनसे बात करने में आनंद आता था। अक्सर आसपास शहर की विश्वसनीय चटपटी मजेदार खबरें सुनाकर वे मरियम का मनोरंजन करती रहती। परंतु हाल ही में उन्होंने मरियम को जो सुनाया था, उससे मरियम को विश्वास हो गया था कि कुछ ही घंटों के बाद शहर में विद्रोह शुरू हो जाएगा। बाजार और पुलिस लाइन में मेरठ की खबरें पहुंच चुकी थी। कनौत नदी के समीप रहने वाले एक फकीर ने भी भविष्यवाणी की थी कि आने वाले कुछ महीनों में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। मरियम ने अपने पति और बेटी को शाम के समय बाउलिंग की पार्टी में जाने से रोक लिया। नियमित रूप से चर्च जाने वाली मरियम ने आश्चर्यजनक रूप से उनसे अगले दिन रविवार को चर्च न जाने के लिए भी अनुरोध किया। रूथ मर्जी की मालिक और जिद्दी थी। उसने अगले दिन चर्च जाने की जिद की और उसके पिता भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। साफ उजले आसमान में सूरज निकल आया था। सूरज निकलने से पहले उठने वाले कुछ सौभाग्यशाली व्यक्ति ही कुछ समय के लिए नदी की ओर आने वाली शीतल हवा का आनंद उठा पाए। सात बजे चर्च की घंटी बजने लगी। छावनी में बने छोटे मजबूत चर्च की तरफ लोग जाने लगे। कुछ लोग मिस्टर लेबडूर और उनकी बेटी की तरह अपनी रविवार की पोशाक में पैदल जा रहे थे। कुछ लोग बग्घियों में और पसीनों में भीगते कहारों द्वारा उठाई हुई डोलियों में बैठकर जा रहे थे। शाहजहांपुर का छोटा सा सेंट मेरी चर्च छावनी की दक्षिणी सीमा पर पुराने आम के पेड़ों के झुरमुट के पास स्थित था। भीतर जाने के लिए 3 प्रवेश द्वार थे। दक्षिण दिशा में विशाल कंपाउंड के सामने बुलरस द्वार, दूसरा द्वार पश्चिम की चर्च के मीनार के नीचे था। सभागार का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में खुलता था। मीनार तक पहुंचने के लिए तंग सीढ़ियां बनी थी। पूर्व में नदी के तरफ से खुले मैदान में खरबूजों के खेत थे। पश्चिम की ओर शहर की खुली समतल सीमा थी। उत्तर में सिपाहियों की बैरकों तक परेड ग्राउंड फैला हुआ था। परेड ग्राउंड के किनारे पर रेजिमेंट के अधिकारी के बंगले निर्मित थे। विद्रोह की हिंसक वातावरण से अनजान अंग्रेज गहरी नींद में सो रहे थे। आगे की कहानी अब आपको रूथ सुनाएगी।